अच्छा, तो दूसरी चीज अब हमें समझने की जरूरत है, दैट इज पार्ट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। पार्ट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बेसिकली पुराना दो नया ले जाओ वाला है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना स्कीम्स के अंदर, भाई पुराना मैट्रेस दे नया ले जाए, पुराना मोबाइल फोन दे और ट्रेड इन, नया ले जाए, पुराना लेट से में भी पुरानी गाड़ी दे और नई गाड़ी ले जाए। सो ये सारा का सारा जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, दैट कम्स अप अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्ट एक्सचेंज, जिसको हम लोग ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं। तो अंडर ट्रेड इन अलाउंस, व्हेन द बिजनेस परचेजेस अ न्यू नॉन करंट एसेट which is by exchanging an old non-current asset, then the concept falls under the part exchange. Under this concept, the owner only pays the difference between the cost of the new asset and the sales proceed of the old asset exchange. ये यहाँ पे important बात है, the owner pays only the difference between the cost of the new asset and the sales proceed of the asset exchange। यानी कि आशिर, अगर लेट्स से सिंपल टर्म के अंदर मैं बात करूं, तुम्हारे पास एक मोबाइल था और वो मोबाइल तुम लेके गए दुकान पे बेचने के लिए, और तुम्हें एक नया मोबाइल चाहिए। पुराना मोबाइल, अभी जो नया मोबाइल तुम लेट से लेने जा रहे हो, उसकी कॉस्ट है सिंपली 2 लाख रुपए, ठीक है। अब दो हाँ। लाख रुपए का नया मोबाइल है, और पुराने मोबाइल को तुमने लेट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू किया हुआ है, यानी जो उसकी नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है, लेट से मैं कहता हूँ वो नेट बुक वैल्यू तुमने रिकॉर्ड की हुई है 1 लाख, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि वो दुकानदार तुमसे बोले कि भाई आप मुझे 1 लाख का डिफरेंस ही दो। हो सकता है लेट से, अब दुकानदार, सुनना मेरी बात, दुकानदार हो सकता है तुमसे कहे कि आशीष भाई 2 लाख का नया फोन है, आपका पुराना फोन मैं 80,000 रुपए में एडजस्ट करूंगा और आप मुझे 1,20,000 रुपए का रिमाइंडर जो डिफरेंस बैलेंस है वो कैश में पे कर दो। तो अब तुम बोलोगे कि यार नहीं, मैंने तो उसको अपने पास नेटबुक वैल्यू 1 लाख रिकॉर्ड की हुई है। तो दुकानदार बोलेगा भाई तुम इसकी वैल्यू 1.5 लाख रिकॉर्ड कर लो मेरी बला से, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो 80,000 रुपए की कंपनसेशन इस मोबाइल के बदले दूंगा, चाहिए तो सही है, वरना ये मोबाइल तुम कहीं और भेज दो, मुझसे 2 लाख रुपए में मेरा नया मोबाइल तुम ले जाओ। तो तुम बोलोगे अच्छा नहीं यार, ठीक है, नया मोबाइल तो तुम ही से लेना है, पुराने मेरे किसी काम का नहीं है, चलो ठीक है, 80,000 रुपए में डील डन करते हैं। तो आशिर अब यहाँ पे हुआ क्या है, पुराना मोबाइल तुम कर रहे हो डिस्पोज ऑफ, तो पुराने मोबाइल का जो डिस्पोजल का ट्रीटमेंट है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा सर, भाई बस यहाँ पे फर्क ये आ रहा है कि नॉर्मल केसेस में जो हम डिस्पोजल पढ़ते थे तो हम कहते थे हमें बैंक और कैश की फॉर्म में पैसा मिल रहा है, यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पे हमारे जो 80,000 की जो सेल्स प्रोसीड है, जो कंपनसेशन है, यानी कि जो दुकानदार ने कहा कि भाई मैं आपका ये पुराना मोबाइल 80,000 रुपए कंपनसेट कर दूंगा, 80,000 रुपए इसके मैं आपको दे दूंगा, देने से ये मुराद है कि नए मोबाइल के अंदर 80,000 रुपए आप मुझे कम दे देना। तो ये 80,000 यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज द सेल्स प्रोसीड ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन, एंड दिस विल नॉट बी नाउ मेंशन एज सेल्स प्रोसीड। क्यों सर इसको सेल्स प्रोसीड क्यों नहीं कहेंगे, भाई क्योंकि अब ये आपको कैश या बैंक की फॉर्म में नहीं मिल रही, आपको दुकानदार 80,000 रुपए अब कैश नहीं दे रहा, वो एडजस्टमेंट कर रहा है। तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग नाम देते हैं ट्रेड इन अलाउंस का, या इसको हम लोग पार्ट एक्सचेंज का भी नाम दे सकते हैं। तो अच्छा, अब पुराना जो एसेट था आशिर, उस पे क्या हुआ, उसकी तुम्हारे पास तो नेटबुक वैल्यू 1 लाख थी, और उसकी कंपनसेशन या उसके बदले में जो तुम्हें अलाउंस मिली है नए मोबाइल के ऊपर, वो तो सिर्फ 80,000 की है। तो 20,000 का जो तुम्हारा लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, दैट वुड सिमिलरली बी रिकॉर्डेड इन द ओल्ड मैनर, जिस तरीके से हम हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करते थे। अगर लेट से दुकानदार आशिर तुम्हें 80,000 की कंपनसेशन की जगह तुम्हारे पुराने ये मोबाइल पे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से अलग है, लॉस बिल्कुल ऑन अलग है, डिस्प्ले। उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लॉस ऑन अच्छा, डिस्पोजल तो आपका तब हो रहा है ना जब आप एसेट बेच रहे हो। अलग एक्सपेंस है। बिल्कुल, लॉस ऑन डिस्पोजल तो बिल्कुल आपका एक अलग एक्सपेंस है, क्योंकि ये तो आपको बेचते हुए जो डिस्पोजल के वक्त नुकसान हुआ है ये वो है। सिमिलरली अगर वो तुम्हें तुम्हारे पुराने मोबाइल पे 1,10,000 रुपए छोड़ देता, लेट से कहता है ठीक है भाई आपका पुराना मोबाइल है आशीष भाई, मैं आप मुझे सिर्फ 90,000 रुपए रिमाइंडर दो, बाकी 1,10,000 रुपए मैं पुराने मोबाइल से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब तुम उसको ये नहीं कहते कि यार मैंने तो नेटवर्क वैल्यू 1 लाख रिकॉर्ड की, मैं तुम बोलते हैं हाँ हाँ यार बिल्कुल सही है, 1,10,000 रुपए तो है इसकी वैल्यू। अब ये तुम्हें क्या हो जाता, क्योंकि अब तुम्हारा जो ट्रेड एंड अलाउंस है, या एक तरीके से जो तुम्हारे पुराने मोबाइल की सेल्स प्रोसीड है, वो नेटबुक वैल्यू जो 1 लाख है उससे ज्यादा हो गई है। तो अब ये जो 10,000 है तुम इसको एज अ वॉट रिकॉर्ड करते, तुम इसको एज अ गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेते, विच वुड बी द अदर इनकम फॉर द बिजनेस। अच्छा, समझने की जो बात है वो क्या है कि तुम्हारे जो नए मोबाइल की, या जो तुम्हारा नया नॉन करंट एसेट है, उसकी कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी कॉस्ट अपनी जगह सेम ही रहेगी। हाँ, जो पुराने मोबाइल की सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, चेंज वेरिएबल क्या चीज है, जो चीज वेरी कर रही है वो सिर्फ तुम्हारे पुराने मोबाइल की कंसिडरेशन है, या उस पुराने मोबाइल की सेल्स प्रोसीड है, जो कि तुम्हें या तो लेट बुक वैल्यू से ज्यादा मिल रही है या फिर तुम्हें लेट बुक वैल्यू से कम मिल रही है। अगर ज्यादा मिल रही है तो यू विल रिकॉर्ड अगेन ऑन डिस्पोजल, कम मिल रही है तो यू विल रिकॉर्ड अ लॉस ऑन डिस्पोजल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी है, इस एग्जाम्पल को भी पढ़ लेते हैं।
तो एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है भाई, फॉर एग्जाम्पल अ सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स बॉट न्यू मोटर व्हीकल्स हैविंग कॉस्ट ऑफ 10,000। नए मोटर व्हीकल के, अब यहाँ पे वैल्यूएशन पे फर्क गौर करना, नई गाड़ी की जो कॉस्ट है वो कितनी है, नई गाड़ी की कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास गिवन है सर मैं न्यू मोटर। एक्सचेंज पार्ट एक्सचेंज में यूजुअली लॉस नहीं होता, क्योंकि नहीं लाइक क्यों, नहीं नेट बुक नहीं वैल्यू से कम नहीं होता। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको जो कंपनसेशन अगला बंदा ऑफर कर रहा हो आपकी नेटवर्क वैल्यू से ज्यादा हो, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, अब तुम ये कहोगे कि सर दुकानदार है वो तो हमें चूना ही लगाएगा तो हमें तो नेटवर्क वैल्यू से कम, भाई ये अभी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसके ऊपर बात होगी। अगर हमें कंपनसेशन नेटवर्क वैल्यू से ज्यादा मिल गई, सिंपली हमारा प्रॉफिट है, कम मिली सिंपली हमारा लॉस है। तो वी कांट से कि हमेशा लॉस होगा या हमेशा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अब जो एग्जाम्पल गिवन है ना उसमें नई मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, $10,000 है। दिस इज द न्यू व्हीकल दैट आई एम गेटिंग, उसकी कॉस्ट कितनी है, $10,000। ये अब से ये चेंज नहीं होगी आशीष, कुछ भी चेंज होता रहे, नई गाड़ी जो है उसकी कॉस्ट अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, क्योंकि नई चीज का नया आइटम है भाई, ब्रांड न्यू है, शोरूम से लेने जा रहे हो, उसकी तो यही कॉस्ट है, इस पर तुम बार्गेन या इसको तुम ज्यादा या कम नहीं कर सकते। दे एक्सचेंज दी ओल्ड मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000। ये अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ये रही। क्यों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पुरानी गाड़ी आपको कितने की मिली है, पुरानी गाड़ी जो आपने दी, जो पुरानी गाड़ी आप जिसको एक्सचेंज करा रहे हो उसकी एग्रीड वैल्यूएशन, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो उसकी सेल्स प्रोसीड एक तरीके से हो गई, या जिसको मैं इसकी कंसीडरेशन भी कह सकता हूँ, वो कितनी मिली है, वो 3,000 मिली है। उस बंदे ने कहा है कि भाई सर मैं आपने कहा था पुरानी, ये सेल्स प्रोसीड नहीं मैं आपको कहलाएंगे सिर्फ इसके समझाने बाद। के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसको जब मैं डबल एंट्री बनाऊंगा तो मैं इसको सेल्स प्रोसीड नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको ट्रेड एंड अलाउंस या पार्ट एक्सचेंज के नाम से रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि कैश सेल्स प्रोसीड बेसिकली हम तब कहते हैं जब हमें जो पैसा मिल रहा है बैंक या कैश की फॉर्म में, यहाँ पे हमें पैसा नहीं मिल रहा बैंक या कैश की फॉर्म में, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। क्या भाई अगर हमें एक नई चीज के ऊपर वो 80,000 रुपए छोड़ दे या 80,000 रुपए कैश दे दे, हम तो हाँ इक्वली हाँ। बेनिफिट कमा रहे हैं ना। तो दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे सेल्स प्रोसीड सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा हुआ है कि दिस इज द वैल्यूएशन जो कि अगला बंदा हमें छोड़ रहा है, and this is very similar to sales proceed. This is exactly, the concept is exactly similar to sales proceed, but just because of the fact कि तुम्हें बैंक या कैश के अंदर पैसे नहीं आ रहे, you can't record it as sales proceed, rather you will record it with the name of पार्ट एक्सचेंज और ट्रेड एंड अलाउंस, ये दिखाने के लिए कि भाई पुराने एसेट में इतना पैसा, जब हमने इसको पुराने एसेट को एक्सचेंज कराया तो अगली पार्टी ने हमें इतने पैसे नई गाड़ी के ऊपर छोड़ दिए, जाने दिए। सो दैट विल इवेंचुअली एक्ट एज द सेल्स प्रोसीड ऑफ द ओल्ड एसेट। तो 3,000 क्या हो गया, इसको मैं चलो यहाँ पे स्लैश बना के ये भी लिख देता हूँ, दिस इज ट्रेड इन अलाउंस या पार्ट एक्सचेंज, दिस इज ट्रेड इन अलाउंस या पार्ट एक्सचेंज। जिसको आप अगर कहने के लिए समझाने के लिए सेल्स प्रोसीड का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, लेकिन डबल एंट्री बनाने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि यू राइट ट्रेड इन अलाउंस या पार्ट एक्सचेंज। खैर, तो पुरानी गाड़ी पे भाई आशिर हमें कितने छोड़ दिए, उस बंदे ने 3,000 छोड़ दिए, 10,000 हाँ की नई गाड़ी थी, मैं उसको कैश कितना पे करूंगा, 7,000। 7,000। दिस इज द थिंग जो आपको अक्सर कैलकुलेट करने की के लिए कही जाती है। सो विद द कार डीलरशिप दिस ओल्ड मोटर व्हीकल हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 2,500। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 7,000 की वैल्यूएशन को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर हमसे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देके हमसे कहा जाता ना कि बताओ कैश कितना पे करना पड़ेगा, तो आपने जैसे कैलकुलेट कर लिया से 7,000 पे करना पड़ेगा। अब ये 2,500 आपको क्या हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में, ये गेन ऑन 2,500 आपको, यस एग्जैक्टली वेरी गुड, गेन ऑन डिस्पोजल कितने का वो हो तो जाएगा इस गेन ऑन केस में, डिस्पोजल अलग कैलकुलेट होगा और पार्ट एक्सचेंज अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल डबल एंट्री सबकी कंबाइन बनेगी लेकिन कैलकुलेट अलग होगा, क्योंकि देखो जब आप एक एसेट बेच रहे हो तो उसकी डिस्पोजल की एंट्री तो वही सारी है ना कि भाई कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट हटाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाओ, और फिर जो है उसका प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करो, वो काम तो होगा ही होगा। जो एसेट डिस्पोज हो रहा है उसके लिए डिस्पोजल का पूरा काम होना है, बस जो एसेट खरीद रहे हो ना उसकी डबल एंट्री के अंदर अब थोड़ा सा फर्क आ जाए। कैसे फर्क आ जाए सर, अभी बना के भी दिखा देता हूँ। इसकी डबल एंट्री के लिए अब आप बोलोगे कि भाई एसेट आया है कितने का, 10,000 का, तो एसेट 10,000 से डेबिट, और आपने कैश कितना पे किया, कैश आपने पे किया 7,000, तो कैश 7,000 से क्रेडिट, और जो रिमेनिंग 3,000 है जो कि आपका सेटल हो गया पुरानी गाड़ी से, उसको मैं क्या कहूंगा, उसको मैं कहूंगा ट्रेड इन अलाउंस क्रेडिट, ट्रेड इन अलाउंस क्रेडिट। तो बस ये फर्क आएगा आपका जो आप नई गाड़ी खरीद रहे हो उस पर। पुरानी गाड़ी की तो जो ट्रीटमेंट है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, गेन और लॉस उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, उसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, सारी चीजें वैज सर इट इज की अलाउंस एज इट की इज क्या रहेंगी। मतलब? अलाउंस का ही मतलब कि भाई अगली पार्टी ने कितना मुझे छोड़ दिया, मेरी पुरानी गाड़ी के ऊपर मुझे कितनी जो है एक तरीके से सब जो रियायत कर दी, दैट्स व्हाट अलाउंस। सही। So therefore, super electronics will only have to pay the difference amount, cost of new asset minus sales proceed of old asset। देखो यहाँ पे भी समझाने के लिए क्या लिखा हुआ है, सेल प्रोसीड, ये पुरानी गाड़ी को कितने में लेने को तैयार हो गया, एंड देन as कैश सेटलमेंट जो कि आपने निकाला कितना आ रहा था, 7,000 आ रहा था। सो सिंस द सेल्स प्रोसीड आर ग्रेटर देन नेटबुक वैल्यू, जो कि हमने अभी चेक किया कि नेटबुक वैल्यू तो भाई हमारे पास 2,500 थी, जबकि उस बंदे ने 3,000 दे दिया,
तो वी विल रिकॉर्ड अ सेपरेट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 500। तो सर ये तो हो गया कि आशीष जो आपने गाड़ी खरीदी है उसको आपने कैसे रिकॉर्ड किया, जो गाड़ी बेची है उसके अंदर सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, उसके अंदर सिर्फ ये जो आप बेचते वक्त जो सेल्स प्रोसीड की डबल एंट्री बनाते थे ना, बैंक डेबिट करते थे, अब आप बैंक नहीं डेबिट करोगे, फिर सर किसको डेबिट करूंगा, आप डेबिट करोगे ट्रेड इन अलाउंस, कितने का, 3,000 से डेबिट इंस्टेड ऑफ बैंक कैश, क्योंकि भाई बैंक कैश की फॉर्म में तो पैसा आया ही नहीं है ना, तो आप ट्रेड इन अलाउंस को कहोगे भाई 3,000 से डेबिट, और आपका डिस्पोजल अकाउंट वैसे का वैसा ही 3,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो बेचने वाली एंट्री में सिर्फ यहाँ फर्क आ रहा है, किधर फर्क आ रहा है, सेल्स प्रोसीड में जहाँ बैंक कैश लिखते थे उसकी जगह आप ट्रेड इन अलाउंस लिखोगे, और खरीदने वाली में बस फर्क ट्रेड क्या इन आ रहा है कि अलाउंस क्यों कर रहे हैं डेबिट? ट्रेड इन अलाउंस भाई, क्योंकि आपने अब आपको 3,000 रुपए देखो ना, अभी तो बताया कि अगर आपको पहले 3,000 रुपए बैंक में, ये थर्ड एंट्री देखो, पहले बैंक में मिलते हाँ थे तीन जितने का भी बेचते थे, अब तुम्हें बैंक में तो हाँ कुछ मिल नहीं रहा, तो बैंक तो डेबिट हो नहीं सकता, तो अब क्या मिला है तुम्हें, अब तुम्हें कंपनसेशन मिली है, अब तुम्हें रायत मिली है किस चीज पे, नई गाड़ी की कॉस्ट के ऊपर, विच इज द ट्रेड इन अलाउंस, जो कि कितनी है, जो कि आपकी 3,000 है। तो दैट इज वाई ट्रेड इन अलाउंस इज गेटिंग डेबिटेड इंस्टेड ऑफ द बैंक अकाउंट, क्योंकि ये भी तुम्हारा बेनिफिट ही है ना भाई, जैसे बैंक में जो पैसा आ रहा था वो भी तुम्हारा बेनिफिट था, जो ट्रेड इन अलाउंस तुम्हें मिल गया नई गाड़ी खरीदते वक्त वो भी तुम्हारा बेनिफिट है, एंड दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट हम ट्रेड इन अलाउंस को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ। तो ये आपका था पार्ट एक्सचेंज ट्रेड इन अलाउंस, और जो लास्ट